नमस्कार। आज हम एक कहानी के अंश को टटोल रहे हैं। काली शक्ति भाग 3 तांत्रिक की वापसी। हाँ, ये एक हॉरर कहानी है और इस हिस्से में तो डर और रहस्य काफी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि देखें कि लेखक ने ये माहौल कैसे बनाया है, डर को कैसे उभारा है। सही बात। तो कहानी हमें ले जाती है बिसरौली गांव। वहां पता चलता है कि एक औरत है माया। उसके आने के बाद से गांव में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, वो जिक्र है ना सांपों का हवेली के पास। हाँ वही, हवेली के पास सांपों के निशान मिलने लगे हैं। तो ये क्या है, मतलब सिर्फ इत्तेफाक या कोई इशारा? देखिए, हॉरर कहानियों में ना अक्सर ऐसे छोटे छोटे इशारे होते हैं। सांप यहाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं है शायद। अच्छा। हाँ, हो सकता है ये किसी पुरानी दबी हुई शक्ति का प्रतीक हो या धोखे का, जो माया के आने से जाग गया हो। तो कहानी में एक रहस्य तो यहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और फिर वो मंदिर वाली बात। हाँ, वो तो और भी चीजों को उलझा देता है। गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी दीवार है और वहां से धुआं उठ रहा है अचानक से। और सबसे खास बात, ये वही जगह है जहां 5 साल पहले भैरवनाथ, एक तांत्रिक, जलकर मरा था। हाँ, तो जगह का चुनना ये कहानी में बहुत मायने रखता है ना। बिल्कुल। और लेखक सिर्फ धुएं से काम नहीं चलाते, वो माहौल बनाते हैं आवाजों से। जैसे धीमी हवा में जंजीरों की खनक, कहीं दूर से शहनाई की आवाज। शहनाई वो तो शुभ मानी जाती है। हाँ, पर यहाँ वो डराती है। साथ में मंत्रों की गूंज है, ढोल की धीमी थाप। ये सब मिलके एक अनजाना सा डर पैदा करते हैं। ये क्लासिक तरीका है ना, जानी पहचानी चीजों को डरावना बना देना। सही कहा। और गांव वाले जाहिर है वो कांप रहे हैं। उनको तो पक्का यकीन हो गया है कि भैरवनाथ लौट आया है, वही तांत्रिक जिसके बारे में कहते हैं कि वो काली शक्तियों का पुजारी था। हाँ, और कहानी ये भी बताती है कि उसकी राख वो हिलने लगी है, अपने आप बिखर रही है। और यही वो सीन आता है जो सबसे डरावना है। कौन सा? जब उसी राख से धीरे धीरे एक शक्ल बनती है। ओहो। वर्णन है कि चेहरा जला हुआ है, आंखें अंगारों जैसी दहक रही हैं, गले में सूखी हड्डियों की माला। बाप रे। भैरवनाथ का वो भयानक रूप। लेखक ने यहाँ विजुअल पे बहुत जोर दिया, डर दिखता है। और वो आता कहाँ है? सीधा माया के पीछे, एकदम पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ये तो रोंगटे खड़े करने वाला सीन है ना? और फिर उसकी आवाज, फटी हुई भयानक आवाज। क्या कहता है वो? कहता है, माया, तूने मुझे बुलाया, अब मैं रमा का नहीं, पूरे गांव का स्वामी हूँ। ओह, ये तो सीधा इल्जाम है। हाँ, कहानी में एक जबरदस्त मोड़। वो सीधे माया को दोषी ठहरा रहा है। किसी बाहरी पर ठीकरा फोड़ना ये कहानियों में अक्सर होता है, क्यों? एक तरीका है, पर यहाँ भैरवनाथ का इरादा भी साफ हो रहा है। मतलब वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो कह रहा है पूरे गांव का स्वामी हूँ। हाँ, ये तो कब्जा करने वाली बात हुई। बिल्कुल, उसकी शक्ति, उसकी महत्वाकांक्षा। और इसके फौरन बाद गांव में जो होता है वो उसकी बात को जैसे सच साबित करता है। हाँ, वो अलौकिक घटनाएं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, हवा में अजीब सा धुआं, घरों के दिए बुझ रहे हैं। ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ लौटा नहीं, वो अपनी ताकत दिखा रहा है। अब डर सिर्फ एहसास नहीं, वो हकीकत बन गया है। हाँ, गांव अब उसके काबू में है एक तरह से। सही। डर अब किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। हर कोई खतरे में है। और कहानी हमें छोड़ती है एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर। वो सुबह वाला सीन। हाँ। अगली सुबह मंदिर के सामने राख से लिखा मिलता है, अगला सूरज आखिरी होगा। सीधी धमकी, अब टकराव तय है। तो निचोड़ ये है कि मरा हुआ तांत्रिक लौट आया है, भैरवनाथ। उसने इल्जाम माया पर लगाया है और पूरे गांव को खत्म करने की धमकी दी है। कहानी हमें एक बड़े संकट के मुहाने पर छोड़ देती है। डर एकदम चरम पर है। अगले भाग का नाम भी बता दिया गया है, अग्नि और विष। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या भैरवनाथ सच कह रहा है? क्या माया ने बुलाया उसे, अनजाने में ही सही, या फिर वो सिर्फ बहाना बना रहा है अपनी वापसी के लिए? और ये अग्नि और विष, आग और जहर, ये क्या करेंगे गांव में? क्या कहर लाएंगे? ये सवाल आगे की कहानी के लिए उत्सुकता बढ़ाते हैं वाकई।